गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस और उसमें कुछ मेथड पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वो सारे मेथड से जैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन का अलजेब्राइक इक्वेशन हो या ट्रांजिशनल इक्वेशन हो, उनका हम लोग क्या करते हैं, रूट निकालते हैं। तो पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एक बाइसेक्शन मेथड। जो बाइसेक्शन मेथड था वो इस प्रकार से था कि उसके एक्सट्रीमिटीज़ पर, उस फंक्शन के एक्सट्रीमिटीज़ पर, इक्वेशन के एक्सट्रीमिटीज़ पर अपोजिट साइन हो, यानी कि फंक्शनल वैल्यू ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों जगह पर अपोजिट साइन हो। जैसे हम लोग बताए भी थे, एक फिगर भी बनाए थे कि एफ ए पॉजिटिव एंड एफ बी नेगेटिव माने थे, और उस प्रकार से हम सारे रिजल्ट को एक जगह, वो मेन पॉइंट जहाँ जिस एक्स एक्सिस पर वो ग्राफ कट करता है वो पॉइंट लाने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग उसको लाते हैं बाइसेक्ट करते हुए। तो ये हम लोग बाइसेक्शन मेथड में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। ये न्यूटन रैप्सन मेथड बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट, अलग है। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें अपोजिट साइन नहीं रहेगा, यानी कि इसका जो इक्वेशन का ग्राफ होगा वो पॉजिटिव ही, पूरे पॉजिटिव एरिया में होगा, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पॉजिटिव एरिया में। बात समझ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसके बाद इसमें हम टेंजेंट की मदद से रूट निकालेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जो आप पीछे बाइसेक्शन पढ़े थे वो स्लो मोशन में हो रहा था, स्लो मोशन में हमारा रिजल्ट निकल रहा था और स्ट्रॉन्ग था। ये वेरी फास्ट है, अदर देन दूसरे मेथड से ये बहुत फास्ट रिजल्ट आपको देगा। फास्ट रिजल्ट देने का मतलब हुआ कि इसमें स्टेप जो आप कैलकुलेट करेंगे वो बहुत कम स्टेप करना पड़ेगा कंपैरिजन ऑफ अदर मेथड। तो जैसे बताया भी पिछले दिनों कि ये एक न्यूटन रैप्सन मेथड है, जो न्यूटन और जॉन्स न्यूटन और रैप्सन ने मिलके दिया था, जोसेफ रैप्सन ने मिलके दिया था। और न्यूटन वही जो न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे ग्रेविटी फोर्स के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो उनका इनोवेशन इस सेक्टर में भी था हमारा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए धीरे धीरे लिखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। न्यूटन या इसका दूसरा नाम न्यूटन method is a numerically wrote finding of a given equation. Which may algebraic transcendency propounded by Newton and
Joseph Rapson. Newton and Joseph Rapson. ये finding algebraic condition, ठीक है, recommended by in this method, the rate of convergence to approach in this method, the rate of convergence to approach the real root is very fast other than methods. In this method, the rate of convergence to approach the real root is very fast other than the method. चलिए आइए समझिए, न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दिया गया था न्यूटन के और जोसेफ रैप्सन के द्वारा, जोसेफ रैप्सन के द्वारा, और प्रपंडित दिया गया सिद्धांत। और ये जो है वेरी फास्ट अदर देन मेथड, दूसरे मेथड से ये क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। ये आप जो मेथड लिखेंगे ये भूमिका हुई, इसके बाद आप उसके बारे में लिखेंगे, मानेंगे कैसे क्या होगा, फिगर के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ देना ज़रूरी होता है अक्षर में, आप याद रखें। आप वो जो टेस्ट मेथड जो लिखने आएगा आपको एग्जाम में, तो इन चीज़ों को आप लिखेंगे। ये भूमिका होती है, बहुत अच्छे ढंग से आप फाउंडेशन तैयार किए और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं। Let f(x) equal to 0 be a algebraic function equation. Algebraic equation. Let x equal to x0 is a approximate value of the real root, and x equal to x1 is the exact real root of the equation given, what use कर लीजिए, of the given equation such that
x1 is equal to x0 plus h, where h is very small real। समझिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक इक्वेशन माने एफ एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन मानेंगे तो वो वेरिएबल एक्स में मानेंगे, और अलजेब्राइक इक्वेशन मानेंगे। अलजेब्राइक वर्ड यूज किए हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन हम लोग मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन माने उसका तो रूट होगा, बात समझ रहे हैं, उस इक्वेशन का कोई हल होगा और कोई हल के नजदीक का मान होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू x0 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट रूट है, वो अप्रोक्सीमेट लगभग मान वाला वो रूट है उस इक्वेशन f(x इक्वल टू 0) का। पहली बात ये, और दूसरी बात कि x इज इक्वल टू x1, यानी कि x1 उसका एक्चुअल रूट है। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है f(x इक्वल टू 0), ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेट रूट मान लीजिए 1.9 है, ठीक है। ये इसका कैसा रूट है, अप्रोक्सीमेट रूट है। अब मान लीजिए x1 बराबर इसका एक्चुअल एग्जैक्ट रूट है 2, ठीक है। एग्जैक्ट रूट ये हो गया, एग्जैक्ट रूट हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये बताइए कि ये एग्जैक्ट रूट x1 बराबर x0 प्लस h लिखेंगे ना, ये दोनों बराबर नहीं है, ये हमारा एग्जैक्ट रूट है और ये अप्रोक्सीमेट रूट है। तो इसमें यदि हम कुछ चीजों को जोड़ दें तो वो अप्रोक्सीमेट रूट हो गया ना। लाइन में देखना चाहें, x इक्वल टू 2 इज एग्जैक्ट रूट है, और ये यहाँ पर x0 है जिसका वैल्यू 1.9 है। अब इसमें 0.1 जोड़ देने पर ये हमारा एक्चुअल रूट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x0 प्लस 0.1, कोई दिक्कत नहीं, ये इस साइड होगा। अच्छा, यदि ये x0 इधर होता, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये x0 अप्रोक्सीमेट रूट है, तो हम समझ लें कि ये यदि इधर है तो ये 2.1 हो गया। तो आप बताइए, तो इस कंडीशन में हमको इस पर आना हो, x1 पर आना हो, तो हम लिख सकते हैं इसको x0 माइनस h, यानी कि इसमें कुछ घटा देंगे तो हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस 0.1। क्लियर है। यहाँ पे 0.1 जोड़े तो हमको x1 तक पहुंच गए इस तरफ में, और इधर से जब हमको आना पड़ा, यदि अप्रोक्सीमेट लगभग मान इफेक्टिव भी हो सकता है, तो इस साइड में यदि हम माइनस करेंगे 0.1 तब ना हम इस 1 तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस साइड गए तो वो 2.1 हो गया। ये अप्रोक्सीमेट रूट है, हमको एक्चुअल रूट तक जाना है। एक्चुअल रूट जाने के लिए इसमें माइनस करना पड़ेगा 0.1, तो यहाँ -1 कर दिए 0.1। देखिए तो ये h का वैल्यू यही हुआ है कि नहीं, h का यही वैल्यू हुआ है, तो यही वैल्यू हमारा h का हुआ। वही चीज हम लिखे हैं, x इक्वल टू x0 बी अप्रोक्सीमेट रूट एंड x इक्वल टू x1 इज इट रियल रूट। समझ में आ रहा है, ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन सच दैट, इस प्रकार से कि x1 यानी कि एक्चुअल रूट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट रूट प्लस सम स्मॉल क्वांटिटी। अप्रोक्सीमेट रूट से हमको यदि एक्चुअल रूट में जाना है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या कुछ घटाना पड़ेगा। हम लोग पार्ट 2 में भी इस तरह की चीज पढ़े थे, x माइनस एच एक्स प्लस एच, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में वही h है, वेयर h इज ए स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर होगा यहाँ तक। आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा since x is equal to x1 is exact real root of the equation
of the equation f(x) equal to 0। एक्चुअल रूट एग्जैक्ट रूट है ना x1, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, वो वेनिश किया होगा, सेटिस्फाई किया होगा इक्वेशन को। ये x1 रूट है f(x) का। चलिए, implies that f(x0 plus h equal to 0। देखिए तो इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिए, चूंकि सिंस x1 is equal to x0 plus h। बातों को समझ पा रहे हैं, implies that f(x0 plus h f(0 plus h square by factorial 2 f double dash x0 plus x3 factorial 3 f triple dash x0 या नॉट प्लस 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 इज इक्वल टू 0। मैकेलॉरिन्स थ्योरम पार्ट 1 में पढ़ेंगे, उसी का प्रयोग किए हम लोग बाय मैकेलॉरिन्स थ्योरम लिखने से। सिंस h is very small, so highest power of h neglected, implies that f(x0 plus h f(x0 is equal देखिए h बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसके बारे में तो हम बताए, क्वांटिटी मतलब रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, तो ये h बहुत छोटी क्वांटिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके हाईएस्ट पावर को, यदि स्क्वायर कोई छोटी क्वांटिटी को हाईएस्ट का स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा होगा, किसी छोटी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी से गुना करने पर और छोटा होता है, ये बात तो आप जानते हैं। उसी तरह उस छोटी क्वांटिटी पे क्यूब लगा देंगे, छोटे नंबर पे क्यूब लगा देंगे, फिर 4 पावर लगा देंगे, तो चीजें लगभग छोटी होती जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ h को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो h स्क्वायर के बाद सारे को हम लोग हटा दिए। अच्छा, नेगलेक्ट कर दिए तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू हुआ होगा, पॉइंट नहीं आया हो, वैल्यू हुआ होगा। तो ये बराबर के चिन्ह में इतना सारा चीज निकाले, इस सारे चीज का कुछ ना कुछ पॉइंट 0.0000001 भी रहा हो कम से कम। यदि h बहुत छोटा लेते हैं, फिर भी कितना छोटा लेते हैं, कुछ तो क्वांटिटी रहा होगा। तो ये सारा इतना बीच में जो चीज स्क्वायर के बाद इधर जो हटाए हम, तो वो कुछ हटा दिए, तो वो 0 के बराबर ना होकर के वो सिमिलर लगभग बराबर वाला चीज हम लोग प्रयोग किए। समझ गए हम बातों को, ये लगभग बराबर वाला चीज प्रयोग किए। ठीक है, यहां से हम लोग निकाल लीजिए f(x0) ये h f(x) ये लगभग बराबर है -f(x0) implies that h लगभग बराबर है -f(x0) अपॉन f'(x0)। लगभग वाली चीजों को लिख रहे हैं, और h बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो लगभग पे काम कर ही सकते हैं हम लोग। Equation first implies that x1 is equal to x0 प्लस, देखिए अब हम लोग ये h लगभग के बराबर है, इसको यहाँ h के जगह पे वैल्यू को रख देते हैं। खुद छोटी संख्या है और उसमें भी लगभग वाली बात, तो बराबर पे हम लोग काम कर सकते हैं। आइए, तो -f(x) अपॉन
माइनस एफ डैश एक्स 0। समझ में आ गया होगा? ठीक, implies that x1 is equal to x0 minus fx0 upon f dash x0। कोई दिक्कत नहीं ना? सिमिलरली x2 is equal to, यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 0 0 0 है, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 होगा माइनस fx1 होगा। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जैसे लेंगे तो वहां फिगर में समझ में आएगा। यहाँ अपॉन f डैश x 1 हो गया, ठीक है। x3 लेंगे तो यहाँ अब 2 हो जाएगा, एक कम, माइनस fx2 अपॉन f डैश x2। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह आएगा, यहाँ पे यदि xn आता है, 0 से शुरू हुआ है, x1 इक्वल टू इतना इतना है, तो ये xn है, तो ये x n माइनस 1 माइनस f x n माइनस 1 अपॉन f डैश x n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद रखिएगा, वो जो f डैश x निकाल रहे हैं वो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाए तो ये 0 हो जाए तो इन्फिनिटी, तो बात ही नहीं बनेगा। तो ये बात अंडरस्टूड होना चाहिए। आप लिख भी दें f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी पॉइंट, एट पॉइंट x0, एट पॉइंट x1, एट पॉइंट x2, एट पॉइंट xn माइनस 1। क्लियर सी बात है? अच्छा, ये चीज जो आपका होगा, दिस इज न्यूटन्स फार्मूला, दिस इज नोन एज न्यूटन फार्मूला। ये आपका क्या कहलाएगा? न्यूटन फार्मूला कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, इससे हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो होगा। एक बार और समझा दें। कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू कोई एक अलजेब्राइक फंक्शन दिया हुआ है। मान लेते हैं x0 इसका एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट रूट है एंड x1 इसका एग्जैक्ट रूट है। जब ये ऐसा है तो एग्जैक्ट रूट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट रूट प्लस समथिंग जैसे जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा। आप देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये fx1 एग्जैक्ट रूट, x1 जो है ये एग्जैक्ट रूट है फंक्शन का, तो वो फंक्शन के जगह पे जाने के बाद वो 0 के बराबर हुआ ही होगा क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट रूट है। अब ये x के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं x0 प्लस h इक्वल टू 0। अब ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम लिख सकते हैं fx0 प्लस h f डैश x0 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डैश x 0 प्लस प्लस प्लस, इस तरह की चीजों को लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये h बहुत छोटा है तो ये हायर टर्म 0 समझ लीजिए, तो ये चीजें आपके 0 के बराबर हो जाएगी। ये चीजें 0 के बराबर, यानी कि f x 0 प्लस h f डैश x इक्वल टू 0। यहां से जब आप h का वैल्यू निकालेंगे, वो लगभग बराबर वाला वैल्यू निकालेंगे, तो वो माइनस में fx अपॉन f डैश x निकलेगा। अब ये और ये 0 ये 0 h का वैल्यू निकला। अब इस h के वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट निकलेगा। काम खत्म। x2 निकालेंगे, x3 निकालेंगे, डॉट डॉट xn निकालेंगे, वही आपका न्यूटन फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला या न्यूटन रैप्सन फार्मूला कहला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहाँ तक हो गया। देखिए यदि आपको आ जाता है कि न्यूटन रैप्सन फार्मूला को लिखें या न्यूटन फार्मूला को लिखें तो आप यहाँ तक लिखेंगे। यदि इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में आता है कि लिखिए आप न्यूटन रैप्सन फार्मूला और इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को, तो फिर आपको इसके बाद जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम बताने जा रहे हैं उसको भी लिखिएगा। बहुत इजी है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आए तो आप अच्छे ढंग से लिखिएगा। ये अभी आगे जा रहा है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यदि सिर्फ न्यूटन रैप्सन बोले तो यहीं तक, और इसके बाद नहीं तो
वो लिखना होगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आइए बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत अच्छी ये मेथड जो है ज्योमेट्रिकल interpretation of Newton's geometrical interpretation of Newton's let y is equal to fx be an algebraic equation of the algebraic equation of the curve. Let x equal to x0 be the approximate real root approximate value of real root and x equal to x1 be the exact root, the real root of the equation. फिगर बना रहे हैं, जितना अच्छा फिगर बनेगा उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक, देखिए बातों को समझिए। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ, इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को आप जब समझ लेंगे तो आपका और इजी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा समझने में और आगे इजी रहेगा। अब ये क्या किए, यहाँ पे टेंजेंट ड्राइव किए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम नाम दे दिए ए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट से यहाँ पर, इस पॉइंट से यहां पर नॉर्मल डाल देते हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर नॉर्मल डाल देते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं। और ये पॉइंट को हम x0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पॉइंट जब x0 हो गया तो ये जो आपका हाइट होगा ये fx0 होगा, ये fx0 होगा, ये इसका पॉइंट कहलाएगा। अब बात समझ रहे होंगे
ये x 0 हो गया और ये दूसरा कोऑर्डिनेट जो हमारा बनेगा ये ऐसा बनेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब एक टेंजेंट ये खींचिए, ये टेंजेंट यहाँ आ गया। ये जहाँ टेंजेंट x एक्सिस को कट किया, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ये टेंजेंट जो कट किया, ये पॉइंट हम x1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस x1 माने हुए पॉइंट को हम लोग यहां से फिर एक टेंजेंट डाल, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन मिला दिए। अब ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नेमिंग हम लोग कर दिए b। अब ये जो b हम पॉइंट का नेमिंग किए, इसका ये x1 बन गया और ये f(x1) बन गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेंजेंट फिर खींच देंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट, यहाँ पर एक टेंजेंट, यहाँ हम ये फिर खींच दिए। अब ये टेंजेंट जिस x एक्सिस पर कट कर रहा है, इस x एक्सिस के पॉइंट को हम x3 मान लेंगे। जिस तरह से x2 माने थे उसी तरह ये x3 मान लेंगे। अब इस पॉइंट पर, यहां से इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ये डाल दिए। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट हुआ y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन पर, इस पॉइंट को c नेमिंग दे दिए। अब ये x3 हो गया हमारा और ये फंक्शन ऑफ x3 हो गया, ये फंक्शन ऑफ x3 हो गया। आप समझ रहे होंगे, ये फंक्शन ऑफ x3, ये हाइट और ये x जो हुआ वो ये दूरी हो गई x3। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट हम लोग यहाँ फिर ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब ये जो पॉइंट यहाँ x एक्सिस पर कट किया, इस पॉइंट को हम लोग फिर अगला नेमिंग देंगे x4 मान लेंगे और यहां से फिर हम लोग एक परपेंडिकुलर ये डालें। ठीक है। अब जो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा D कहलाएगा। ये जो पॉइंट है हमारा वो D कहलाएगा और ये होगा x एक्सिस में x4 और y कोऑर्डिनेट के लिए f(x4). समझ गए होंगे पॉइंट? फिर से समझिए एक बार। एक y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, उस कर्व पे एक टेंजेंट अपने मन से ड्राइव कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब जहां टेंजेंट तो किसी पॉइंट पर होगा, ग्राफ के कर्व के किसी पॉइंट पर होगा, वहां से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर लाइन खींच दी। x एक्सिस पर जिस पॉइंट पे कटा वो x1 हुआ। अब वो जो टेंजेंट खींचे थे, वो टेंजेंट x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, x एक्सिस के उसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मानते हुए एक लाइन ड्राइव करेंगे। वो कर्व को कट करे या कर्व को टच करे, वो इस पॉइंट पे टच किया। ठीक है। इस पॉइंट को हम B मान लेंगे। जैसे इस पॉइंट को B मानेंगे, इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर x1 और इसका फंक्शनल वैल्यू y जो होता है वो f(x1) कहलाएगा। अब जिस पॉइंट पर ये बेस पॉइंट पे टच किया था, वहां पे फिर एक टेंजेंट खींचेंगे जैसे पहले खींचे थे। वो टेंजेंट जब खींचेंगे तो वो x एक्सिस पर कट करेगा। जिस x एक्सिस पर कट करेगा उसको x3 मान लेंगे। अब इस x एक्सिस से इस यहां से फिर परपेंडिकुलर इमेजिन करते हुए एक लाइन नीचे से खींचेंगे, जो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर मन में सोचेंगे और ये कर्व पर वो पॉइंट जैसे ही मिल जाएगा हमको, एक लाइन खींचते हुए, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हुए उस पॉइंट को C मानेंगे। अब फिर उसी C पॉइंट पर एक फिर टेंजेंट खींचेंगे और वो फिर टेंजेंट x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट पर को x4 मानेंगे और उस पॉइंट से फिर एक लाइन खींचेंगे जो यहाँ पे आएगा और उस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, D मान रहे हैं। ये x4 है और ये x4 x एक्सिस, y इसका फंक्शनल वैल्यू होता है f(x4) हो गया और इसी तरह से ये आपका लगभग इस पॉइंट पर आएगा। अब हमको एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा। आप देखेंगे कि जब पिछला क्वेश्चन हम लोग माने, पिछला बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे थे, तो वो इस प्रकार कैसे था।
हमको चाहिए था x इक्वल टू फाइनल एग्जैक्ट रूट चाहिए था। पहले हम लोग x0 माने थे, ये x1 माने थे, फिर बाइसेक्ट ये b हुआ था और ये a हुआ था। तो ये जो है बाइसेक्ट करते हुए हम लोग कन्वर्ज किए थे, और जबकि ये टेंजेंट खींचते हुए कन्वर्ज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ है, और एक तीसरा पॉइंट यहाँ है, फोर्थ पॉइंट यहाँ है। हम जो अप्रोच कर रहे हैं, रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो किस तरह से बढ़ रहे हैं? एक बहुत ही स्पीड तरीके से। किसके हेल्प से? बाय द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के हेल्प से, यानी कि इसके हेल्प से, इसके हेल्प से, इसके हेल्प से। अब बात समझ पा रहे होंगे किसके किसके हेल्प से बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो हम अप्रोक्सीमेट रूट लगभग x के वैल्यू के तक, यानी कि उस इक्वेशन के रिजल्ट तक पहुंचेंगे। देखिए ये फंक्शन y इक्वल टू fx है, और y इक्वल टू fx का जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वो जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट x ही कोई पॉइंट होगा। और वो सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट के बारे में हम लोग पार्ट 2 में भी थ्योरम पढ़े थे कि जहां एक बार वैनिश करता है, कट करता है, कल भी पढ़े थे। इसी रिजल्ट को निकालना होता था x एक्सिस के लिए, जैसा यहां निकालना होता था उसी तरह से यहां निकालना होगा। यहां भी देखिए x एक्सिस पर पॉइंट क्लियर है कि ग्राफ x एक्सिस पर जहां कट करता है, रिजल्ट हमको वही निकालना होता है। ये पॉइंट निकालना है यहाँ पर। आज मेरा टारगेट ये है, और पिछले लेक्चर का टारगेट हमारा ये था। क्लियर है? आज हमारा टारगेट ये है, और पिछले लेक्चर का टारगेट ये था। इस प्रकार से जब हम लोग देखेंगे तो ये बाइसेक्ट करते हुए हुआ था, जबकि ये जो हमारा आ रहा है ये बाइसेक्ट नहीं, बाय द हेल्प ऑफ टेंजेंट आ रहा है। तो देखिए बाय द हेल्प ऑफ टेंजेंट जब आ रहा है तो ये बहुत इजी हो गया कि किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं किसी टेंजेंट का? तो हम लोग जानते हैं y माइनस y1 डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं x माइनस x1। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पर आप देखेंगे y मतलब ये यही ना, फंक्शनल वैल्यू ऑफ x1 जी, और y मतलब वही। तो हम लोग जो यहाँ यूज करेंगे y इज इक्वल टू y माइनस y1, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आता हो। यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में x0 आ रहा है, तो ये x0 डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो f डैश 0, ठीक है, और ये x माइनस x1। अब देखिए यहाँ पुट कर दीजिएगा, पुट ये आपको निकालना है, अभी बता देंगे कैसे आएगा। पुट कर देंगे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू जैसे 0 आप पुट करेंगे तो माइनस x0 इज इक्वल टू f डैश x माइनस x1। यहां से आप जो रिजल्ट निकालेंगे x का वो x0, यहां से जो आप रिजल्ट निकालेंगे वो ऐसे रिजल्ट निकलेगा x0 माइनस f x0 बाय f डैश x। क्लियर है? और इसी चीज को आप मान लेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रियल रूट। तो यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रियल रूट हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं, आप चीजों को समझना मेन था। बहुत इजी है, कुछ है नहीं, बात समझ गए हो। देखिए कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। एक तरफ से आप जब देखेंगे इक्वेशन है, टेंजेंट खींचना है, लाइन परपेंडिकुलर मिला देना है एक्स एक्सिस से ही समझिए ऊपर, फिर जहां टेंजेंट कट कर रहा है एक्सिस के ऊपर, फिर जहां टेंजेंट कर रहा है फिर ऊपर, और फिर जहां टेंजेंट कर रहा है ऊपर। इस प्रकार से टेंजेंट जो है वो बहुत स्पीड ढंग से आपको जो पहुंचा देगा आपके एग्जैक्ट रूट। मेरा टारगेट ये है। चलिए लिखना शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए now the equation of the tangent, equation of the tangent of the graph, the equation of the tangent of the
of the equation नहीं, पहले पॉइंट मानना जरूरी है, पहले पॉइंट मान लें। let x0 fx0 be a point on the curve corresponding to the point x equal to x0। यहाँ पे एक पॉइंट लिए किसके corresponding x equal to x0 के corresponding, x0 के corresponding। Now the equation of the tangent at point A x0 f x0 on the curve is y is equal to y minus f x0 is equal to f dash x into x minus x0। y minus y1 is equal to differentiation of y with respect to x into x minus x1। ये पढ़े थे 11th का चीज है। चलिए put y is equal to 0 minus f x0 is equal to f dash x 0 x minus x0 implies that f x0 f dash x0 x minus x0, ये माइनस यहाँ पर implies that इस चीज को इधर ले आइए f dash x0 into x minus x0 is equal to minus f x0 implies that x is equal to x0 minus f x0 upon f dash x0। समझ गए होंगे, ये इधर डिवाइड हो गया, फिर ये वाला इधर आ गया, कैलकुलेशन है इज इक्वल टू x1 that is x1 is equal to x0 minus f x0 upon f dash x0। रिजल्ट आया फाइनल में x1 is equal to x0 minus f x upon f dash x0। आप देखिए इसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ये हमारा जो निकला ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से वो ग्राफ को देखते हुए हम निकाले। मैं समझ में आ गया होगा, ये जो ग्राफ था ये ग्राफ को देखते हुए निकाले और बहुत अच्छे ढंग से हम निकाल चुके हैं पॉइंट लेकर के ए पॉइंट पर। अब उसी तरह से हम लोग मानेंगे कि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट बी है, ये देख रहे हैं बी, उसी तरह से हम लोग मानेंगे लेट बी इतना कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट वैसा, और फिर इसी तरह से हम लोग x2 निकालेंगे। आइए तो मानते हैं let b x1 f x1 be the point on the curve
curve corresponding to the point x1 is equal to x0. Now the equation of the tangent. Now the equation of the tangent at point, किस पॉइंट पर? FB पॉइंट पर, पॉइंट B पर, पॉइंट B पर हम इक्वेशन निकाल रहे हैं टेंजेंट का। B x1 fx1 on the curve is y minus fx1, y minus fx1। यहाँ fx0 लिए थे, आप देख रहे होंगे। अब यहाँ जो ले रहे हैं वो fx1 ले रहे हैं, पॉइंट चेंज हो रहा है। y माइनस y1 था ना, y माइनस y1, तो y तो जनरल होता था हमारा, वेरिएबल चेंज होने वाला, y1 की जगह पर है ना fx2 इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ x1, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x माइनस x1, वहां पे x0 चल रहा था, यहाँ x1 चल रहा था। पुट कर दीजिए y इज इक्वल टू 0। जैसे ये 0 पुट होगा, 0 माइनस fx1 इज इक्वल टू f डैश x1 x माइनस x1। क्लियर है? रिजल्ट निकाल देंगे, इजी वे में आ जाएगा। Implies that minus fx1 is equal to f dash x1 x minus x1 implies that ले आइए f dash x1 x minus x1 is equal to minus fx1 implies that x minus x1 is equal to f x1 माइनस में अपॉन f डैश x1 implies that x is equal to x1 minus fx1 f dash x1। क्लियर है? ये x1 पहले आपको मिला हुआ होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 से 3 मिनट में इसमें सवाल बन जाता है। ठीक है, ये x2 that is x2 is equal to x1 minus f x1 upon f dash x1। यहाँ भी इसका डिफरेंशिएट 0 नहीं होगा। हम बताए थे वो 0 क्या नहीं होगा, 0 मतलब वो ये जो टेंजेंट है वो इस प्रकार से टेंजेंट नहीं होगा, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का अर्थ ये हुआ कि ढाल कुछ ना कुछ होगा। यदि इस तरह का इसका टेंजेंट जो आप ऐसे खींच रहे हैं, वो यदि टेंजेंट आपको ऐसे सीधा हो जाए तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि वो तो फिर लाइन आ जाएगा, और ये टेंजेंट सीधा तब होगा जब ये ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और फिर भी नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन होके एक कंसाइड कर जाएगा। इसलिए हम बताए थे कि ये 0 नहीं हो, एक तरह से डिफाइंड नहीं होगा, और टेंजेंट 0 उस हिसाब से 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो ये x2 निकल गया। In this way we obtain the real root of the given
इक्वेशन में हम लोग रियल रूट निकालेंगे। एकदम इजी है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप लोगों को पढ़ाने में भी इसलिए मन लग रहा है क्योंकि आप लोग पढ़ भी रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। और ये इससे 2 से 3 मिनट में इसका प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाता है। यदि ये मेथड आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, और यदि इस पे प्रॉब्लम आता है तो वो भी अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम हम लोग कैसे पढ़ें इस पे तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसका जितना मेथड है हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर अगले मेथड के साथ आएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ाने में मन लग रहा है। बहुत बहुत